हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम मुगल लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड क्वाइन, तो मुगल पीरियड में जो भी लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड क्वाइन में डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो उसे सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे मैं आपको टॉपिक वाइज, सीक्वेंस वाइज कवर कराऊंगा। तो पहले हम लिटरेचर से कवर करेंगे, देन उसके बाद आर्किटेक्चर से, पेंटिंग से, क्वाइन से। तो इसी प्रकार इसे हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम कभी लिटरेचर से कवर करेंगे तो कभी पेंटिंग से, ऐसा नहीं, सारे हम सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको लिटरेचर से कवर कराऊंगा, उसके बाद आर्किटेक्चर से। और इससे पहले मैं मुगल एम्पायर भी कवर किया हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग में फोकस रखेंगे। और इससे पहले मैं और भी वेरियस लेक्चर पे कवर कर चुका हूँ, जैसे कि मेडिवल इंडिया में अरब इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, या मॉडर्न इंडिया के वेरियस टॉपिक को कवर किया हूँ, एंशिएंट इंडिया पूरा कवर किया हूँ। तो आप उसे भी देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मुगल लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड क्वाइन पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो स्टार्टिंग में हम लिटरेचर से कवर करेंगे। तो लिटरेचर से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। मुगल दरबार की राज्य भाषा क्या थी? तो ऑप्शन सी दैट आंसर पर्शियन। तो पर्शियन ये मुगल दरबार का राज्य भाषा था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर पर्शियन, या जिसे फारसी कहते हैं हिंदी में, तो फारसी ये मुगल दरबार का राज्य भाषा था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर पर्शियन। नेक्स्ट है, बाबरनामा वाज रिटन बाय। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है बाबरनामा ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन है दैट आंसर बाबर। तो ये बाबर के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन दैट आंसर है बाबर। नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज बाबरनामा वाज रिटन। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है ओरिजिनली बाबर के द्वारा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है तुर्की। बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। और बाबरनामा को तुजु के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा को तुजु के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये बाबर का ऑटोबायोग्राफी था। तो ये बाबर का आत्मकथा था, बाबर ने इसे स्वयं लिखा था। तो ये बाबर का ऑटोबायोग्राफी था। तो जो स्वयं लिखा जाता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो ये बाबर का ऑटोबायोग्राफी था। और बाबर ये भारत में मुगल एम्पायर का संस्थापक था। 1526 एडी में इसने मुगल एम्पायर का स्थापना किया था। और इसने खुद तुर्की भाषा में बाबरनामा को लिखा था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है तुर्किक। नेक्स्ट है, हु ट्रांसलेटेड तुजु के बाबरी इनटू पर्शियन। तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो तुजु के बाबरी को ही बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। और बाबरनामा ये वास्तविक रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे आपको बताना पर्शियन लैंग्वेज में किसने अनुवाद किया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है अबुल रहीम खान खाना। अबुल रहीम खान खाना के द्वारा इसे पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद किया गया था। और अबुल रहीम खान खाना ये कौन था? तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो इसने अकबर के ऑर्डर पे बाबरनामा को पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर अबुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट है, रिसाल ए उसाज वाज रिटन बाय। रिसाल ए उसाज किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर बाबर। बाबर के द्वारा रिसाल ए उसाज लिखा गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर बाबर। नेक्स्ट है, हुज कंसिडर टू बी द फादर ऑफ द पोएट्री स्टाइल कॉल्ड मुबियान। मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन राइट आंसर बाबर। बाबर को मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर बाबर। नेक्स्ट है, कानून ए हुमायूनी वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। कानून ए हुमायूनी निम्नलिखित में से किस ऑथर द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है कानून ए हुमायूनी ये किस ऑथर के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है खवांद मीर। खवांद मीर के द्वारा कानून ए हुमायूनी को लिखा गया था। तो ऑप्शन राइट आंसर है खवांद मीर। नेक्स्ट है, हु रोट हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे आपको हुमायूं नामा के लेखक बताना कौन थे, हुमायूं नामा के राइटर। तो ऑप्शन डी दैट आंसर गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ये हुमायूं नामा के लेखक थी। और ये कौन थी? तो ये हुमायूं की सिस्टर थी। तो इन्होंने खुद हुमायूं नामा को लिखा था। और हुमायूं नामा ये हुमायूं का बायोग्राफी है। तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हुज रेन डिड मलिक मोहम्मद जायसी कंपोज द पोएट्री बुक नेम्ड पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके शासनकाल में पद्मावत नामक काव्य ग्रंथ की रचना किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी ये किसके शासनकाल में पद्मावत नामक काव्य ग्रंथ की रचना किया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर शेरशाह सूरी।
तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत नामक काव्य ग्रंथ की रचना किया था। तो इस बुक में चित्तौड़ की रानी पद्मावती का कहानी है, जिनके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो इस बुक में पद्मावत रानी की कहानी है, जिनके सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो यह बुक शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सीधा आंसर शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है तारिक ए शेर शाही वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। तारिक ए शेर शाही निम्नलिखित में से किस ऑथर द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर आपको बताना तारिक ए शेर शाही ऑप्शन से किस ऑथर द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी के द्वारा तारिक ए शेर शाही को लिखा गया था। तो तारिक ए शेर शाही 1580 में अब्बास खान सरवानी के द्वारा लिखा गया था। और ये कौन थे, तो ये मुग़ल दरबार में एक हिस्टोरियन थे। तो ये मुग़ल दरबार में एक हिस्टोरियन थे और अकबर ने इनको नियुक्त किया था अपने दरबार में शेरशाह सूरी के राजकाज के बारे में जानने के लिए। तो अकबर ने अब्बास खान सरवानी को नियुक्त किया था शेरशाह सूरी के राजकाज के बारे में जानने के लिए। तो बेसिकली इस बुक में शेरशाह सूरी के राजकाज के बारे में जानकारियाँ दी गई है। तो इस बुक में आपको बेसिकली शेरशाह सूरी के राजकाज के बारे में जानकारियाँ देखने को मिलेगा और इसके ऑथर थे अब्बास खान सरवानी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर्स रेन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर। किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर अकबर। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। तो ऑप्शन इज राइट आंसर अकबर। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वाज अन इलिटरेट। निम्नलिखित में से कौन अनपढ़ था। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक शासक अनपढ़ था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अकबर। अकबर एक अनपढ़ शासक था क्योंकि इसका जन्म निर्वासन में हुआ था, इसलिए इसे शिक्षा नहीं मिल पाया था। तो ये एक अनपढ़, एक इलिटरेट शासक था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अकबर। नेक्स्ट है हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था और अबुल फजल ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो इसी के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर। नेक्स्ट है हु रोट आईन अकबरी द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क। द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा ही आईन अकबरी को लिखा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये भी अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया था और इसके द्वारा ही अकबरनामा को भी लिखा गया था। नेक्स्ट है हु इज बिलीव्ड टू हैव क्रिएटेड द राग मियाँ की मल्हार। राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर तानसेन। तानसेन को राग मियाँ की मल्हार की रचयिता माना जाता है। तो तानसेन का वास्तविक नाम रामातनु पांडे था। रामातनु पांडे ये इनका वास्तविक नाम था और ये अकबर के दरबार के एक फेमस म्यूजिशियन थे। तो तानसेन ये अकबर के दरबार के एक मोस्ट फेमस म्यूजिशियन थे और इनको अकबर के द्वारा कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया गया था। तो अकबर के द्वारा तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया गया था और तानसेन ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो अकबर के दरबार में जाने होंगे 9 रत्न थे, तो उन 9 रत्नों में से एक तानसेन भी थे। तो इनके द्वारा मियाँ की मल्हार को रचा गया था। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है तानसेन। नेक्स्ट है तबकात अकबरी वाज रिटन बाय। तबकात अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकात अकबरी को लिखा गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है द बुक मुंतखब उत तवारीख वाज रिटन बाय होम। मुंतखब उत तवारीख पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है बदायूनी। बदायूनी के द्वारा मुंतखब उत तवारीख पुस्तक को लिखा गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है बदायूनी। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इन द मुगल कोर्ट एलेज दैट अकबर वाज एनेमी ऑफ इस्लाम। मुगल दरबार में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आरोप लगाया कि अकबर इस्लाम का दुश्मन था। तो ऑप्शन दैट आंसर है बदायूनी। तो ये स्कॉलर बदायूनी था जो अकबर के प्रति ये आरोप लगाया कि अकबर एक इस्लाम का दुश्मन था। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है बदायूनी। नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन।
रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन राइट आंसर है बदायूनी। बदायूनी के द्वारा रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद किया गया था। तो ऑप्शन राइट आंसर है बदायूनी। बदायूनी ने रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो ऑप्शन राइट आंसर है बदायूनी। नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पे अब आपको बताना है महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बदायूनी। बदायूनी के द्वारा ही महाभारत को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बदायूनी। तो अकबर के ऑर्डर पे महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट फैजी और बदायूनी ये दो जनों ने मिलकर किया था। तो महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट फैजी और बदायूनी के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों ऑप्शन में देखे जाते हैं, कहीं पे आपको फैजी देखने को मिल जाएगा तो कहीं पे बदायूनी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। इन दोनों जनों ने मिलकर महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन में बदायूनी देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत डन इन मुगल पीरियड इज नोन बाय विच नेम। मुगल काल में किए गए महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है मुगल काल में जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था तो इसे फारसी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को फारसी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रज्मनामा। महाभारत को फारसी भाषा में रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रज्मनामा, ये इसका पर्शियन टाइटल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रज्मनामा। नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड लीलावती इनटू पर्शियन। लीलावती को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अबुल फैजी। अबुल फैजी के द्वारा लीलावती को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो लीलावती एक संस्कृत मैथमेटिकल टेक्स्ट है जिसे भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया था और जिन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बाद में अबुल फैजी के द्वारा इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। और अबुल फैजी ये कौन थे? तो ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखा गया था, आईन अकबरी को लिखा गया था और अबुल फैजी ये महाभारत को भी ट्रांसलेट करते हैं और लीलावती को भी ट्रांसलेट करते हैं अबुल फैजी। तो इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है तुलसीदास कंपोज द रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में किए थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना किए थे। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि तुलसीदास ये किस शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे और अकबर के शासनकाल के दौरान रामचरितमानस की रचना किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर अकबर। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज डिड तुलसीदास ए पोएट ऑफ मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री रोट रामचरितमानस। इंडियन हिस्ट्री के मेडिवल पीरियड में कवि तुलसीदास ने किस लैंग्वेज में रामचरितमानस की रचना किए थे? तो यहाँ पे आपको बताना है तुलसीदास ये एक इंडियन हिस्ट्री के मेडिवल पीरियड कवि थे। तो ये रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किए थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर अवधी। तो ये रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अवधी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीरी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी लिखा था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी को लिखा था। तो तुजू के जहांगीरी को 3 लोगों ने मिलकर लिखा था, जहांगीर, मोतीब खां और मोहम्मद आली। तो ये 3 लोग मिलकर तुजू के जहांगीरी को लिखे थे और ये जहांगीर का आत्मकथा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ इकबालनामा ए जहांगीरी। इकबालनामा ए जहांगीरी के ऑथर कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मुताबिद खान। मुताबिद खान ये इकबालनामा ए जहांगीरी का ऑथर था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मुताबिद खान। नेक्स्ट है बाय हुम वाज द बुक मासिर ए जहांगीरी रिटन। मासिर ए जहांगीरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ख्वाजा कामगार हुसैन। ख्वाजा कामगार हुसैन के द्वारा मासिर ए जहांगीरी को लिखा गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ख्वाजा कामगार हुसैन। नेक्स्ट है हु रोट द शाहजहांनामा। शाहजहांनामा किसने लिखा था? तो
तो ऑप्शन बी दैट आंसर है इनायत खान। इनायत खान के द्वारा शाहजहाँनामा को लिखा गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है इनायत खान। नेक्स्ट है हुआ द ऑथर ऑफ पादशाहनामा। पादशाहनामा के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है अबुल अहमद लाहौरी। अबुल अहमद लाहौरी ये पादशाहनामा के लेखक थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है अबुल अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है फतवा ए आलमगिरी ए डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉ वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस शासक के काल में लिखा गया था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है औरंगजेब। तो फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का ये एक संग्रह था, तो इसे औरंगजेब के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है औरंगजेब। तो इससे पहले हम लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन कवर किए। मुगल पीरियड के दौरान जो भी लिटरेचर से संबंधित डेवलपमेंट हुए थे तो उसे कवर किया। अब यहाँ से कुछ प्रश्न आर्किटेक्चर से कवर करेंगे। मुगल पीरियड के दौरान जो भी आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुए थे तो यहाँ से हम कुछ प्रश्न आर्किटेक्चर से कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली की शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर मुगल्स। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली की शुरुआत मुगलों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर मुगल्स। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट है रामबाग वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय विच ऑफ द मुगल बादशाह इन आगरा। रामबाग मूल रूप से आगरा में किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो ऑप्शन दैट आंसर बाबर। बाबर के द्वारा रामबाग को आगरा में बनाया गया था। तो ऑप्शन दैट आंसर बाबर। तो रामबाग ये भारत में ओल्डेस्ट मुगल गार्डन है, जिसे ओरिजिनली बाबर के द्वारा 1528 में बनाया गया था। तो बाबर एक मुगल शासक था, तो इसके द्वारा 1528 में रामबाग को बनाया गया था। तो ऑप्शन इधर आंसर है बाबर। इसे वास्तविक रूप से बाबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है वेयर इज बाबर्स थॉम लोकेटेड। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर काबुल। काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। तो काबुल ये आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो बाबर का मकबरा यहाँ पे लोकेटेड है, भारत के बाहर। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो बाबर। देन इसके अलावा आपको जहांगीर का भी देखने को मिलेगा, जहांगीर का भी मकबरा भारत से बाहर स्थित है, उसका लाहौर में स्थित है। तो ये दो मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो बट यहाँ पे आपसे पूछ रहा बाबर, तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर इज द मौसोलियम ऑफ शेरशाह। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है सासाराम। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है, और सासाराम ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। सासाराम ये बिहार में लोकेट है, तो यहाँ पे शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है। नेक्स्ट है हु बिल्ड द थॉम ऑफ शेरशाह। शेरशाह का मकबरा किसने बनवाया था? तो यहाँ पे आपको बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर शेरशाह सूरी। तो शेरशाह ने अपने मकबरे को खुद बनवाया था। तो शेरशाह ये अपने जीवन काल में ही अपने मकबरा का काम शुरू करवा दिया था, तो इसने अपने मकबरे को खुद बनवाया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर शेरशाह। शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और ये किला कहाँ स्थित है? तो ये आपको बिहार के रोहतास जिले में देखने को मिलेगा। ये बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है हु बिल्ड किला ए कुहना मॉस्क्यू। किला ए कुहना मस्जिद किसने बनवाया था? तो ऑप्शन दैट आंसर है शेरशाह। शेरशाह सूरी ने ही किला ए कुहना मस्जिद को बनवाया था। और ये मस्जिद आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, ये दिल्ली में लोकेटेड है। तो किला ए कुहना मस्जिद ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, और ये दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है वेयर इज किला ए कुहना बिल्ट बाय शेरशाह सूरी सिचुएटेड। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया किला ए कुहना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है दिल्ली। तो इसको कवर कर ही चुके थे। किला ए कुहना मस्जिद ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था, और ये दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर दिल्ली। नेक्स्ट है हु रिस्टैब्लिश पाटलिपुत्र एज पटना। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया था?
तो यहाँ पे आपको बताना है पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया था। तो ऑप्शन डी द आंसर शेरशाह। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित किया था। कब? तो लगभग 1541 एडी के आसपास में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित किया था। और यहाँ पे हम पाटलिपुत्र के बारे में जान लें, पाटलिपुत्र का हिस्ट्री जान लें। तो इसका स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र का स्थापना अजातशत्रु के द्वारा 6 सेंचुरी बीसी में किया गया था। लगभग 6 सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्र का स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, जो हर्यक डायनेस्टी के संबंधित है। मगध पे हर्यक डायनेस्टी का रूल था। तो पाटलिपुत्र का स्थापना अजातशत्रु ने किए थे। फिर बाद में 1541 में इसे पुनः पटना के नाम से शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था। तो ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कंस्ट्रक्टेड ए रोड कॉल्ड सड़क ए आजम फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू पेशावर। निम्नलिखित में से किस शासक ने पूर्वी बंगाल से पेशावर तक सड़क ए आजम नामक सड़क का निर्माण किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन से किस शासक ने सड़क ए आजम नामक रोड का निर्माण किया था ईस्ट बंगाल से पेशावर तक। तो ऑप्शन सी द आंसर है शेरशाह। तो शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम नामक रोड का निर्माण किया था ईस्ट बंगाल से पेशावर तक। तो इसने वेस्ट में पेशावर से बंगाल में सोनार गांव तक पुराने शाही मार्ग को पुनर्जीवित किया, जिसे प्राचीन भारत में उत्तरापथ कहा जाता था। तो इस रोड को प्राचीन भारत में उत्तरापथ कहा जाता था, लेकिन शेरशाह सूरी के समय में इसे सड़क ए आजम कहा गया और ब्रिटिश के समय इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीटी रोड के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश के समय में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया और शेरशाह सूरी के समय में इसे सड़क ए आजम कहा गया और प्राचीन भारत में इसे हम उत्तरापथ के नाम से जानते थे। और प्रेजेंट डे इस रोड को नेशनल हाईवे 1 और 2 के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रेजेंट डे में सड़क ए आजम रोड को किस नाम से जाना जाता है। तो नेशनल हाईवे 1 और 2 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड एज। हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन इज द आंसर नेशनल हाईवे 1। तो हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग को नेशनल हाईवे 1 या फिर आपसे पूछा जा सकता है सड़क ए आजम को प्रेजेंट डे में किस नाम से जाना जाता है। तो नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए द आंसर है नेशनल हाईवे 1। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर कंस्ट्रक्टेड ए न्यू सिटी कॉल्ड एज दीनपना। किस मुगल शासक ने दीनपना नामक एक नए शहर का निर्माण किया था। तो ऑप्शन बी द आंसर हुमायूं। हुमायूं ये एक दीनपना नामक नए शहर का निर्माण किया था। तो ये 1530 में सिंहासन पर चढ़ा था और 1533 में ये दीनपना नामक एक नए शहर का निर्माण किया था यमुना नदी के तट पे। तो यमुना नदी के तट पे ये एक दीनपना नामक नए शहर का निर्माण किया था। तो यह शासक था हुमायूं। तो ऑप्शन बी द आंसर है। नेक्स्ट है हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूं थॉम। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो ऑप्शन डी द आंसर है हाजी बेगम। हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। तो हाजी बेगम ये हुमायूं की पहली पत्नी थी। तो हुमायूं की पहली पत्नी के ऑर्डर पे हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। तो ऑप्शन डी द आंसर है हाजी बेगम। नेक्स्ट है वेयर इज हुमायूं थॉम लोकेटेड। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन इज द आंसर है दिल्ली। दिल्ली में आपको हुमायूं का मकबरा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इज द आंसर है दिल्ली। और इससे पहले हम बाबर का कवर किए हुए थे, तो बाबर का आपको काबुल में देखने को मिलेगा और हुमायूं ये मुगल वंश का दूसरा शासक था, तो इसका मकबरा दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है इन विच मोन्यूमेंट वाज चारबाग यूज फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। किस स्मारक में भारत में पहली बार चारबाग का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी द आंसर है हुमायूं थॉम। हुमायूं के मकबरे में भारत में पहली बार चारबाग का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी द आंसर है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट लोकेटेड इन दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। दिल्ली में स्थित कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी द आंसर है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इंडो पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का एग्जाम्पल है।
तो ऑप्शन सी दैट आंसर है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा वाज बिल्ट बाय, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है अकबर, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा को बनाया गया था। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है अकबर। नेक्स्ट है द बुलंद दरवाज़ा at फतेहपुर सीकरी was built by अकबर to commemorate his victory over which province? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने किस प्रांत पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर गुजरात। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात प्रांत के जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर गुजरात। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनाया था। कहाँ पे बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। और किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात प्रांत के जीत के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा इज लोकेटेड इन विच फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा किस फोर्ट में स्थित है? तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस फोर्ट में स्थित है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर फतेहपुर सीकरी। तो इसका आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी वाज इस्टेब्लिश एज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर बाय, फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन दैट आंसर अकबर, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य के राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन दैट आंसर अकबर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये भी अकबर के द्वारा ही स्थापित किया गया था और इसे कैपिटल भी अकबर ने बनवाया था मुगल साम्राज्य का अपने शासनकाल में। तो ऑप्शन दैट आंसर अकबर। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द पंचमहल एट फतेहपुर सीकरी, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से किसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अकबर, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। देन यहाँ पे हम अगर आर्किटेक्चर देख लें जिसे अकबर ने बनवाया था, तो आगरा फोर्ट जिसे रेड फोर्ट ऑफ आगरा के नाम से भी जाना जाता है, इसे आगरा के लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। देन इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट। तो ये तीनों फोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन से कौन सा फोर्ट अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो ये तीनों याद रहेंगे तभी आप एक को पहचान सकते हैं जो अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था। देन फतेहपुर सीकरी शहर, तो फतेहपुर सीकरी शहर इसी के द्वारा बनाया गया था। देन इसके अलावा इसके फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए गए थे जैसे जामा मस्जिद, पंचमहल, जोधाबाई महल, बुलंद दरवाज़ा, थोम ऑफ सलीम चिश्ती, दीवान खास और नवाबत खाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेंगे जो अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जामा मस्जिद। तो जो दिल्ली का जामा मस्जिद है उसे शाहजहां ने बनवाया था और जो फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद है इसे अकबर ने बनवाया था। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, नोट कर सकते हैं। दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था और फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद अकबर ने बनवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन अकबर ने करवाए थे अपने शासनकाल में। यहाँ से भी एग्जाम पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा पंचमहल कहाँ स्थित है, ये फतेहपुर सीकरी में, किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। या पूछ लेगा जोधाबाई महल ये कहाँ स्थित है, तो ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा इसे कवर कर ही चुके हैं। थोम ऑफ सलीम चिश्ती, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन अकबर के द्वारा करवाए गए थे अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ विच बिल्डिंग मेड बाय अकबर इज ए सिमिलर टू द बुद्धिस्ट विहारा, अकबर द्वारा निर्मित किस भवन के सिद्धांत बौद्ध विहार के समान है? तो ऑप्शन है दैट आंसर पंचमहल, पंचमहल का सिद्धांत बौद्ध विहार के समान है। तो ऑप्शन दैट आंसर है पंचमहल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज नोन एज शान ए फतेहपुर, निम्नलिखित में से किस बिल्डिंग को शान ए फतेहपुर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। तो फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। तो एक जामा मस्जिद आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, दिल्ली में भी लोकेटेड है, लेकिन फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर के नाम से जाना जाता है और यह जामा मस्जिद अकबर के द्वारा बनाया गया था, तो इसे शान ए फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज नॉट बिल्ड बाय अकबर, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक फोर्ट
अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट ये अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो लाहौर फोर्ट, आगरा फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट, तो ये 3 फोर्ट अकबर के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन ग्वालियर फोर्ट ये अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है ग्वालियर फोर्ट। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर चेंज द नेम प्रयाग टू इलाहाबाद। किस मुगल शासक ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। तो यहाँ पर आपको बताना है किस मुगल शासक ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अकबर। अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। तो मुगल रूलर अकबर ने 1575 या उसके बाद में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। और प्रेजेंट डे हम बात कर लें तो प्रेजेंट डे इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो प्रेजेंट डे फिर से इसका नाम बदल दिया गया है और इसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो मुगल शासक अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। नेक्स्ट है विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज ड्रीम इन स्टोन। किस स्मारक को पत्थर के स्वप्न के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर पंचमहल। पंचमहल को ड्रीम इन स्टोन, पत्थर के स्वप्न के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है पंचमहल। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दिया था। तो यहाँ पर आपको बताना है किस मुगल शासक ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के निर्माण के लिए जमीन दिया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अकबर। अकबर ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के निर्माण के लिए जमीन दिया था। और गोल्डन टेम्पल को जान ही रहेंगे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और गोल्डन टेम्पल का निर्माण सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के द्वारा किया गया था। तो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के द्वारा गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया गया था और इस निर्माण के लिए अकबर ने भूमि दान में दिया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अकबर। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग मेड ऑफ प्योर मार्बल। शुद्ध संगमरमर से बना पहला मुगल इमारत कौन सा था। तो यहाँ पर आपको बताना प्योर मार्बल से बना पहला मुगल बिल्डिंग कौन सा था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है शेख सलीम चिश्ती दरगाह। तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह ये प्योर मार्बल से बना था। तो ये प्योर मार्बल से बना पहला मुगल बिल्डिंग था। बाद में और भी बनाए जाते हैं लेकिन ये पहला मुगल बिल्डिंग था जो प्योर मार्बल से बना था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। नेक्स्ट है वेर इज द थॉम ऑफ तानसेन लोकेटेड। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर ग्वालियर। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है और इनके बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इनका वास्तविक नाम रामातानु पांडे था और ये अकबर के दरबार में एक फेमस म्यूजिशियन थे और इनको अकबर के द्वारा कंठाभरण वाणी विलास का उपाधि दिया गया था और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक भी थे। तो इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है अकबर्स थॉम इज लोकेटेड एट। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है और ये आपको आगरा के बाहर सिकंदरा में देखने को मिलेगा और इसे जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। तो अकबर के मकबरे को जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी पूछे जा सकते हैं अकबर का मकबरा किसने बनवाया था। तो जहांगीर ने बनवाया था और कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको सिकंदरा में देखने को मिलेगा अकबर का मकबरा। नेक्स्ट है हु बिल्ड द थॉम ऑफ अनारकली। अनारकली का मकबरा किसने बनवाया था। तो ऑप्शन इज दैट आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने अनारकली के मकबरा को बनाया था। तो ऑप्शन इज दैट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट है वेयर इज अनारकली थॉम सिचुएटेड। अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसे जहांगीर ने बनवाया था लेकिन ये कहाँ पे बनवाया था यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर लाहौर। तो जहांगीर के द्वारा अनारकली के मकबरा को लाहौर में बनाया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर लाहौर, ये आपको लाहौर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एतमाद-उद-दौला थॉम एट आगरा वाज बिल्ट बाय। आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर नूरजहां। आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनाया गया था और यह मकबरा नूरजहां के पिता गयासुद्दीन बेग की याद में बनाया गया था। तो ये मकबरा नूरजहां के पिता गयासुद्दीन बेग की याद में बनाया गया था। और नूरजहां ये कौन थी। तो ये जहांगीर की पत्नी थी। तो नूरजहां ये जहांगीर की पत्नी थी। और यहाँ पे हम इस मकबरा के बारे में और बात कर लें तो ये मकबरा भारत में बना पहला मकबरा था
जो पूरी तरह से वाइट मार्बल से बनाया गया था। तो ये मकबरा भारत में बना पहला मकबरा था जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। तो इससे पहले हम कवर किए हुए थे शुद्ध संगमरमर से बना पहला मुगल इमारत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह था, लेकिन पहली बार वाइट मार्बल का प्रयोग एतमाद-उद-दौला के मकबरा में किया गया था। देन उसके बाद ताजमहल भी बनाया जाता है, लेकिन ये पहला था जो जिसमें वाइट मार्बल का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है थोम ऑफ जहांगीर वाज बिल्ट एट, जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया गया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर लाहौर। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में बनाया गया था। तो ये भी मकबरा आपको भारत से बाहर देखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम कवर किए थे बाबर का जो काबुल में स्थित है अफगानिस्तान में, और जहांगीर का भी भारत से बाहर लाहौर में स्थित है। तो ये दो ऐसे मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है लाहौर। नेक्स्ट है हु बिल्ड द फेमस शालीमार बाग ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने श्रीनगर के फेमस शालीमार बाग को बनवाया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट है द थॉम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों का मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से किन मुगल शासकों का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो ऑप्शन दैट आंसर बाबर एंड जहांगीर। तो इसको कवर कर ही चुके हैं। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है और जहांगीर का लाहौर में स्थित है। तो ये दो ऐसे मुगल शासक हैं जिनका मकबरा आपको भारत से बाहर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हु बिल्ट ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज महल अलोंग द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर इन आगरा, आगरा में यमुना नदी किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था? तो यहाँ पे आपको बताना ताजमहल किसने बनवाया था आगरा में यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी किनारे ताजमहल को बनवाया था। तो लगभग 1632 के आसपास में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी फेवरेट वाइफ मुमताज महल के मकबरे के रूप में ताजमहल का निर्माण शुरू किया था, और माना जाता है कि यह लगभग 1653 के आसपास में बनकर तैयार हो गया था। तो लगभग 22 साल लगे थे ताजमहल को बनाने में, लगभग माना जाता है 22 साल लगे थे ताजमहल को बनाने में। तो ये आपको डेट कहीं पे और भी देखने को मिल सकता है। तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था अपनी फेवरेट वाइफ मुमताज महल के याद में। तो ऑप्शन सी दैट आंसर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कहाँ पे बनाया गया था? तो ये आगरा में बनाया गया था। किस नदी किनारे? तो यमुना नदी किनारे। किसके याद में? तो मुमताज महल की याद में। और किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। तो ये यहाँ से 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ये ताजमहल का आर्किटेक्ट था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है विच स्टोन वाज यूज्ड टू बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल को बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर मार्बल। तो ताजमहल को बनाने के लिए मार्बल का प्रयोग किया गया था। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं वाइट मार्बल का प्रयोग किया गया था ताजमहल को बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है मार्बल। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द वाइट मार्बल यूज इन द ताजमहल ब्राउट, ताजमहल में प्रयुक्त सफ़ेद संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से लाया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है ताजमहल में जो वाइट मार्बल का प्रयोग किया गया था, तो ये ऑप्शन में से किस स्थान से लाया गया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है मकराना। तो ताजमहल में जो वाइट मार्बल का प्रयोग किया गया था, तो ये मकराना राजस्थान से लाया गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है मकराना। नेक्स्ट है हुज रेन वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है किसके शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारे आर्किटेक्चर डेवलप किए गए थे, तो इसलिए इसके शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है। नेक्स्ट है द पीकॉक थ्रोन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल रूलर, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था? तो यहाँ पर आपको बताना किस शासक के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, लेकिन
1739 1739 में एक पर्शियन इन्वेडर, तो एक पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह था, तो इस मयूर सिंहासन को लूट कर ईरान ले गया था। तो पूछे जाते हैं किसने ले गया था इसे लूट कर, तो नादिर शाह जो एक पर्शियन इन्वेडर, वो एक ईरान का शासक था, तो इसने मयूर सिंहासन को लूट कर ईरान ले गया था 1739 में। तो ये भी पूछे जाते हैं। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भी पूछे जाते हैं, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किसने किया था, तो ऑप्शन सी दैट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किया था, और जिसे अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहानाबाद को अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है। नेक्स्ट है शाहजहां बिल्ट द मोती मस्जिद एट। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था, तो यहाँ पर आपको बताना शाहजहां ने मोती मस्जिद को कहाँ पे बनवाया था। तो ऑप्शन ए दैट आंसर आगरा। शाहजहां ने मोती मस्जिद को आगरा में बनाया था। देन शाहजहां के द्वारा अदर आर्किटेक्चर देख ले, तो जामा मस्जिद इसने दिल्ली में बनवाया था, और एक जामा मस्जिद आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा, तो ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद अकबर ने बनवाया था, और दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। देन नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला, तो इसने बनवाया था, और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। देन नेक्स्ट है मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद ये आगरा में बनाया था इसने। देन आपको दिल्ली का मोती मस्जिद देखने को मिलेगा जिसे औरंगजेब ने बनाया था। तो एक दिल्ली में भी मोती मस्जिद है जिसे औरंगजेब बाद में बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पूछे जा सकते हैं। दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने बनाया था, और आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट है ताजमहल, तो ताजमहल इसी ने बनाया था आगरा में। देन नेक्स्ट है शीश महल, तो शीश महल ये आपको लाहौर में देखने को मिलेगा, इसी के द्वारा बनाया गया था। देन नेक्स्ट है दीवान एंड दीवान ए खास, जो आपको आगरा किला में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है दीवान एंड दीवान ए खास, जो दिल्ली के लाल किला में भी बनवाता है इसने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर शाहजहां के द्वारा बनाए गए थे, तो इसलिए इसको आर्किटेक्टिंग भी कहा जाता है, और इसके शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो शाहजहां को आर्किटेक्टिंग कहा जाता है, और इसके शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे आर्किटेक्चर का निर्माण कराया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट है वेयर इज शाहजहां थॉम लोकेटेड। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन इधर आंसर आगरा। शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है विच मोन्यूमेंट इज कॉल्ड ड्रीम इन मार्बल। किस इमारत को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, तो ऑप्शन बी दैट आंसर ताजमहल। ताजमहल को ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर ताजमहल। नेक्स्ट है द ताजमहल इज कॉल्ड ड्रीम इन मार्बल, विच मोन्यूमेंट इज कॉल्ड एज ड्रीम इन स्टोन। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, तो किस इमारत को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना ताजमहल को ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, तो किस मोन्यूमेंट को ड्रीम इन स्टोन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर पंचमहल। पंचमहल को ड्रीम इन स्टोन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर पंचमहल, और इसे अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है चश्मा शाही वाज बिल्ट बाय। चश्मा शाही का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी दैट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने चश्मा शाही का निर्माण करवाया था। तो ये एक मुगल गार्डन था जिसने इसे लगभग 1632 के आसपास में बनवाया था। तो ये एक मुगल गार्डन था जिसे शाहजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है। नेक्स्ट है मोती मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज मेड बाय विच मुगल रूलर। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाया था, तो आगरा का शाहजहां ने बनाया था, लेकिन यहाँ आपको दिल्ली का मोती मस्जिद बताना है किसने बनवाया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर औरंगजेब। औरंगजेब ने दिल्ली का मोती मस्जिद बनवाया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट है हु बिल्ट बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो ऑप्शन ए दैट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा इज लोकेटेड एट। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन सी दैट आंसर औरंगाबाद। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको बीबी का मकबरा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी दैट आंसर औरंगाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थॉम इज नोन एज द सेकेंड ताजमहल। निम्नलिखित में से किस मकबरे को सेकेंड ताजमहल के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन से किस मकबरे को सेकेंड ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है बीबी का मकबरा।
तो बीबी के मकबरे को सेकेंड ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इधर आंसर है बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है द थॉम ऑफ औरंगजेब वाज बिल्ट एट। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है दौलताबाद। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है दौलताबाद। तो इससे पहले हम लिटरेचर और आर्किटेक्चर से इम्पोर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर किए। तो मुगल पीरियड में जो लिटरेचर और आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें से जो हमारे एग्जाम के पॉइंट में से इम्पोर्टेंट था, तो उसे कवर करने की कोशिश किए। अब यहाँ से हम पेंटिंग से इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मुगल पीरियड में जो पेंटिंग में डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो उसे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पेंटिंग से फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इम्पोर्टेंट पेंटर एट द टाइम ऑफ बाबर हु इज कॉल्ड राफेल ऑफ द ईस्ट। बाबर के समय प्रमुख चित्रकार कौन था जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर बेहजाद। तो बेहजाद ये बाबर के समय प्रमुख चित्रकार था जिसे पूर्व का राफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर बेहजाद। नेक्स्ट है इंडियन मुगल पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल रूलर। भारतीय मुगल चित्रों का उत्पत्ति किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है जो इंडियन मुगल पेंटिंग का उत्पत्ति हुआ है, तो ये किस मुगल के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर हुमायूं। तो इंडियन मुगल पेंटिंग का उत्पत्ति हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर हुमायूं। नेक्स्ट हु इलस्ट्रेटेड द दस्तान अमीर हमजा। दस्तान अमीर हमजा का चित्रण किसने किया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर अब्दुस समद। अब्दुस समद के द्वारा दस्तान अमीर हमजा का चित्रण किया गया था। और अब्दुस समद ये कौन था? तो ये हुमायूं के समय में भारत आया था और अकबर के दरबार में चित्रकार था। तो ये एक फेमस पेंटर जो हुमायूं के समय भारत आया था और अकबर के दरबार में ये एक पेंटर था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर, इसने दस्तान अमीर हमजा का चित्रण किया था। नेक्स्ट है हु वेर द टू फेमस पेंटर्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द हुमायूंस रेन। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पे आपको उन दो फेमस पेंटर का नाम बताना है जो हुमायूं के शासनकाल में भारत आए थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है अब्दुस समद और सैयद अली। अब्दुस समद और सैयद अली ये दो फेमस पेंटर हुमायूं के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर यूज्ड टू वियर डिफरेंट कलर क्लोथ फॉर द 7 डेज ऑफ द वीक। मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो ऑप्शन डी दैट आंसर हुमायूं। तो हुमायूं ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है हुमायूं। नेक्स्ट है हु वाज द फेमस पेंटर एट द टाइम ऑफ अकबर। अकबर के समय फेमस पेंटर कौन थे? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन में दिए गए सारे अकबर के समय फेमस पेंटर थे। तो दशवन, बशावन, अब्दुस सहमद खान और मीर सैयद खान, तो ये चारों अकबर के समय फेमस पेंटर थे। तो ऑप्शन दैट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स अकॉर्डिंग टू अबुल फजल वाज एक्सीलेंट इन द ड्राइंग फीचर्स। अबुल फजल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार चित्रांकन में उत्कृष्ट था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है बशावन। तो बशावन ये अबुल फजल के अनुसार ड्राइंग फीचर में एक्सीलेंट था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर बशावन। और अबुल फजल ये कौन था? तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था और इसने अकबरनामा लिखा था और आईन अकबरी इसने लिखा था। तो अबुल फजल के अनुसार बशावन ये ड्राइंग फीचर में एक्सीलेंट, ये उत्कृष्ट था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग पेंटर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट वाज द सन ऑफ पलंकिन बेरर। अकबर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन पालकी ढोने वाला का पुत्र था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है दशवंत। दशवंत ये पालकी ढोने वाला का एक पुत्र था, यानी ये कहार का पुत्र था। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अकबर के दरबार के कौन सा पेंटर पालकी ढोने वाला यानी एक कहार का पुत्र था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर दशवंत। तो दशवंत ये कहार का पुत्र था। नेक्स्ट है हु कंपाइल्ड द स्टोरीज ऑफ महाभारत इनटू द सीरीज ऑफ पेंटिंग्स कॉल्ड रजमनामा। किसने महाभारत की कहानियों को चित्रों की एक श्रृंखला में संकलित किया जिसे रजमनामा कहा जाता है?
तो ऑप्शन दैट आंसर दशवंत। तो दशवंत ने महाभारत की कहानियों को चित्रों की एक श्रृंखला में संकलित किया जिसे पर्शियन में रजमनामा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर ये दशवंत था। नेक्स्ट है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट हु ही एम्प्लॉय एज माइंड ऑफिसर वाज। अकबर के दरबार के सबसे महान चित्रकारों में से एक चित्रकार कौन था जिसे टकसाल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन दैट आंसर है बशावन। तो ये बशावन था जिसे टकसाल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हमजानमा पेंटिंग्स वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। हमजानमा चित्रों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अकबर। अकबर के शासनकाल में हमजानमा पेंटिंग का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर अकबर। नेक्स्ट द मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम स्तर पर पहुंच गया था। और जहांगीर के टाइम में फेमस हम पेंटर देख ले तो अबुल हसन, मंसूर, विशन दास, गोवर्धन, बालचंद और मनोहर दास। तो ये कुछ फेमस पेंटर है जहांगीर के शासनकाल के। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहांगीर के समय कौन कौन से फेमस पेंटर है। तो ये कुछ फेमस पेंटर के नाम है जहांगीर के शासनकाल के। और जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट है हुज रेन वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग। किसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग यानी मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर जहांगीर। और इससे पहले हम कवर किए थे शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। और अकबर के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इन तीनों शासकों के शासन इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर, जहांगीर के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग और शाहजहां के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स ऑफ जहांगीर्स रेन वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नदीर उल अशरा। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अशरा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन है दैट आंसर मंसूर। तो मंसूर को नादिर उल अशरा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन दैट आंसर है मंसूर। नेक्स्ट है हु वाज द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर मंसूर। तो मंसूर ये पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ये ग्रेटेस्ट पेंटर था एनिमल और बर्ड्स का। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है मंसूर। नेक्स्ट है विच पेंटर वाज गिवन द टाइटल ऑफ नदीर उज जमा बाय जहांगीर। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उज जमा की उपाधि दिया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अबुल हसन। तो जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दिया था। तो जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अशरा की उपाधि दिया था और अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर वाज सेंट बाय जहांगीर टू ईरान विद हिज एनवॉय। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था। तो यहाँ पे आपको बताना है जहांगीर ने अपने दूत के साथ किस पेंटर को ईरान भेजा था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर विशन दास। तो विशन दास को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था। तो ईरान को पहले पर्शिया या फारस के नाम से जाना जाता था। तो फारस के शाह अब्बास प्रथम का चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था विशन दास को। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है विशन दास। ये ईरान गया था जहांगीर के ऑर्डर पे। तो इससे पहले हम लिटरेचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। अब यहाँ से हम क्वाइन से कवर करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो क्वाइन में जो भी मुगल पीरियड में डेवलपमेंट हुआ था तो यहाँ से जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट बेस इंपॉर्टेंट है तो उसे कवर करेंगे। तो क्वाइन से संबंधित हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस ए सिल्वर क्वाइन नेम्ड शाहरुखी। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुखी नामक चांदी का सिक्का चलाया।
तो ऑप्शन बी दैट आंसर बाबर। तो बाबर ने सिल्वर क्वाइन नाम का एक शाहरुखी सिक्का चलवाया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है बाबर। नेक्स्ट है वेयर डिड बाबर इंट्रोड्यूस ए सिल्वर क्वाइन नेम्ड बाबरी। बाबर ने बाबरी नामक चांदी का सिक्का कहाँ पेश किया था? तो ऑप्शन डी दैट आंसर कंधार। तो बाबर ने कंधार में बाबरी नामक सिल्वर क्वाइन को पेश किया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है कंधार। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी इंट्रोड्यूस द क्वाइंस मेड ऑफ। शेर शाह सूरी ने किस चीज़ के बने सिक्के को चलाया था? तो ऑप्शन डी दैट आंसर कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो शेर शाह सूरी ने कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तीनों मटेरियल से बने सिक्कों को चलाया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर कॉपर सिल्वर गोल्ड। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द न्यू क्वाइन डेम। निम्नलिखित में से किसने नए सिक्के डेम चलाया था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने नए सिक्के डेम चलाया था। तो डेम ये एक कॉपर क्वाइन था जो शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। तो डेम ये एक कॉपर क्वाइन था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ गोल्ड क्वाइन इंट्रोड्यूस बाय शेर शाह। शेर शाह सूरी द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के का क्या नाम था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर मोहर। तो मोहर एक गोल्ड कॉइन था जिसे शेर शाह सूरी ने चलवाया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर मोहर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिल्वर क्वाइन इंट्रोड्यूस बाय शेर शाह। शेर शाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो ऑप्शन दैट आंसर रूपी। तो शेर शाह सूरी द्वारा चलाए गए सिल्वर क्वाइन का नाम रूपी था। तो शेर शाह सूरी ने मेडिवल इंडिया में रूपी को इंट्रोड्यूस किया था जो एक सिल्वर कॉइन था और इसका वेट 178 ग्रेन था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेगा। तो रूपी जो चलाया था इसका वेट 178 ग्राम था और इसे प्रारंभ में रुपया कहा जाता था। तो इसे पहले रुपया कहा जाता था लेकिन अब इसे हम रूपी के नाम से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत शेर शाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। तो रूपी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सिल्वर कॉइन। तो इसने सिल्वर कॉइन को जारी किया था रूपी। नेक्स्ट है विच इंडियन किंग इशू ए सिल्वर कॉइन एंड टर्म इट वाज रुपया इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय राजा ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपया नाम दिया था? तो ये शेर शाह सूरी था। तो शेर शाह सूरी ने 16th सेंचुरी में चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपया नाम दिया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस जलाली द सिल्वर कॉइन एंड इलाही द गोल्ड कॉइन। चांदी का सिक्का जलाली और सोने का सिक्का उलाही किसने चलाया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर अकबर। तो अकबर ने जलाली सिल्वर कॉइन चलाया था और गोल्ड कॉइन इलाही चलाया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अकबर। तो इसका सिल्वर कॉइन जलाली था और गोल्ड कॉइन इलाही था। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स इशू सम क्वाइंस विद फिगर्स ऑफ रामा एंड सीता एंड देवनागरी लेजेंड रामा शिया। निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने राम और सीता की आकृतियों तथा देवनागरी कथा राम सिया के कुछ सिक्के जारी किया? तो ऑप्शन दैट आंसर अकबर। तो अकबर ने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाया और देवनागरी में राम सिया लिखवाया था। तो ऑप्शन दैट आंसर है अकबर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान्स करेंसी कंटिन्यू एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज टिल द टाइम ऑफ अकबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय के माध्यम के रूप में जारी था? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय के माध्यम के रूप में जारी था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुगल क्वीन टू हैव कॉइन इशू इन हर नेम। अपने नाम के सिक्के जारी करने वाली पहली मुगल रानी कौन थी? तो ऑप्शन बी दैट आंसर नूरजहां। तो नूरजहां ये अपने नाम के सिक्के जारी करने वाली पहली मुगल रानी थी। तो ये इतना शक्तिशाली हो गई थी कि सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ साथ इसका भी नाम लिखे जाने लगा था। तो ये नूरजहां मुगल रानी थी, इसके नाम से भी सिक्के जारी होने लगे थे। नेक्स्ट है हु गॉट द राशि चक्र इंग्रेव ऑन द सिल्वर क्वाइंस। किसने चांदी के सिक्के पर राशि चक्र का अंकन करवाया था? तो ऑप्शन इधर आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने सिल्वर कॉइन पे राशि चक्र अंकन करवाया था। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द क्वाइन नेम्ड निसार। निसार नाम का सिक्का किसने चलाया था? तो ऑप्शन सी दैट आंसर जहांगीर। जहांगीर ने निसार नाम का सिक्का चलवाया था। तो इस प्रकार हम
लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और क्वाइन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में।